जिस तरीके से मैंने कहा था कि जो अतीत की राजनीति है और वर्तमान की जो राजनीति है, उनमें कहीं न कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले डिजिटल दौर नहीं था, आज डिजिटल दौर है। पहले जाति और धर्म को लेकर के राजनीति थी, अब भी जाति और धर्म को लेकर के राजनीति है। मुद्दे तब भी थे और अब मुद्दे आज भी हैं। तब भी सड़कें बनाने की बात होती थी और तब स्कूल और हॉस्पिटल बनाने की बात होती थी, लेकिन आज स्कूल और हॉस्पिटल की बनाने की बात नहीं होती है। और वादे किए जाते हैं कि सड़कें ऐसी होंगी, लेकिन सड़कें शायद उस तरह की नहीं हैं। आपने वो भी समय देखा है और आज का भी समय देख रही हैं। राजनीति को कैसे देखते हैं, नेताओं को कैसे देखते हैं? देखो, मुझे बड़े ही दुखी हृदय से ये बात कहनी पड़ रही है। पहले जो नेताओं में मैं एक वर्ड बोलूं, गट्स होते थे और वो लोगों के लिए जीते थे, लोगों की समस्याओं से अपने आप को ओतप्रोत करते थे। कुछ अवगुण उस टाइम भी होते थे, लेकिन जितने आज हो गए हैं ना, वो नहीं हुआ करते थे। मतलब आज केवल और केवल काम ये रह गया, बेशक से कोई नेता बुरा माने इस बात के लिए, मैं खुलेआम करने को तस्दीक हूं, और उसे कोई डाउट है तो मुझे बता दो कि एक नेता एक बार अगर एमएलए बन जाता है, छोटे से उदाहरण से, जिसके पास एक टूटी सी फटफटिया होती है, मैंने खुद देखा है उन नेताओं को जिनके पास राजदूत मोटरसाइकिल होता था और एक छोटी सी स्कूटी होती थी या एक छोटी सी गाड़ी होती थी, मारुति गाड़ी होती थी, और 5 साल के बाद उनके पास इतना धन दौलत आ जाती है। कहां से आई हो? एक आईपीएस ऑफिसर, मैं अपनी नौकरी 30 साल की नौकरी, मेरे पास 8 एकड़ जमीन से ही मैंने अपनी नौकरी शुरू करी। आज भी मेरी दादा की वही 8 एकड़ जमीन है। शर्मा जी, आप 5 साल की बात कहते हैं। जो नानून से विधायक है जस्सी पेटवाड़, उसको तो 1 साल भी नहीं हुआ। अभी से उसकी लग्जरी डिफेंडर जैसी गाड़ियां, बड़े महंगे शौक, यानी कि 1 साल के भीतर ही इतना कुछ, मतलब जबकि वो सत्ता में भी नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। मतलब एक तो राजनीति वालों में ये बात आ गई कि बगैर पैसे राजनीति नहीं होगी। लोकतंत्र पे नोट तंत्र हावी। नोट तंत्र मतलब सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल चल पड़ता है। भी लोगों को कहीं न कहीं ये रहता है। तो अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है, चाहे वो पुराने लोग हों या नए लोग हों, वो आमने सामने आ जाएं और सामने आके कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं उसके बारे में चाहिए। और मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ या कोई चाहत या इच्छा के तहत नहीं कर रहा हूँ। मेरे को आज भी 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है, वो लोगों के खून पसीने की टैक्स से मिलती है। मेरे पास और कोई आमदनी का जरिया नहीं है, ना पहले था, पहले भी तनख्वाह थी और आज भी मेरे पास पेंशन है। उसी से मैं और अपने बच्चों का, अपनी परिवार का गुजारा करता हूँ। तो मैं एक कर्ज उतार रहा हूँ समाज का, कि समाज मेरे को आज भी तनख्वाह दे रहा है और उससे मेरा घर या मेरा परिवार पल रहा है। तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्हें किस प्रकार से अपनी महकमे में या लोगों की समस्याओं को हल करना चाहिए, कैसे उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और किस प्रकार समयबद्ध तरीके से उनका काम होना चाहिए, और जो अच्छे मुलाजिम हैं उनको अच्छी तरीके से डील हो और जो गलत मुलाजिम हैं उनके जवाबदेही तय हो। मैं यही बात समाज को भी और अपने मुलाजिमों को बताना चाहता हूँ। मैं इसमें बात ऐड करना चाहूँगा। साथियों, जिस तरीके से रणवीर शर्मा ने एक बड़ी बात और अहम बात कही है, जैसे ही रिटायरमेंट होती है और रिटायरमेंट के बाद वो अपने आप को फ्री समझता है कि अब सरकार से पेंशन आएगी और आराम से बैठ कर के खाएंगे, और उसके बाद वो गली नुक्कड़ या फिर किसी धर्मशाला चौपाल में वो ताश बजाते नज़र आते हैं। लेकिन शर्मा जी ने जो आज बात कही है, बड़ी काम की बात कही है। असल में जो वो जीवन बचा हुआ है, वो समाज के लिए जीवन बचा हुआ होता है और वहीं से वो बहुत कुछ कर सकता है। यानी कि जो पेंशन उनको मिल रही है, उस पेंशन से वो समाज का भला कर सकता है। तो शर्मा जी एक मिशन पर निकले हैं और उसी मिशन में वो लोग भी सहयोग कर सकते हैं। वो अपना खुद का भी मिशन बना सकते हैं। जिस पेंशन से वो घर पर बैठे ताश खेल रहे हैं, वो एक अपनी बढ़िया लाइफ जाते जाते जी सकते हैं। जी शर्मा जी।
अब 36 महकमे हैं, वो इसलिए होते हैं कि उन्हें उस महकमे की अंदर की चीज पता होती है। एक तजुर्बा, नंबर 2 उन्हें पता है कि इस समस्या का समाधान ये मुलाजिम या अफसर कैसे करेगा। नंबर 3 अगर इसमें अड़चन है तो वो उस मुलाजिम जो प्रेजेंट है उसकी भी मदद कर सकता है, और जहां वो समाज में रह रहा है उसकी भी मदद करता है। आपकी वीडियो देख के बुजुर्ग ये कहेंगे वो ठाली ना बैठने दियो शर्मा जी। शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसा कहें, लेकिन मैं उनकी एक जिम्मेवारी एहसास कराना चाह रहा हूं कि आपको पेंशन मिल रही है आराम करने के लिए नहीं, आपको वो परोपकार का काम है। परोपकार से बड़ा धर्म नहीं और परनिंदा से बड़ा पाप नहीं। मैं देख रहा हूं कुछ लोग परनिंदा में ही पड़े रहते हैं। तो यही बात मैं कहता हूं कि अब जो मुलाजिम है रिटायर होने के बाद भी अपने एक्सपीरियंस से, आज मेरी जो वीडियो मुलाजिम सुनेगा वो इस बात पे गर्व करेगा कि हमारे सीनियर ऐसे रहे हैं कि यार उन्होंने इस प्रकार से मेहनत की है और समाज में पुलिस की इज्जत बढ़ाई है। तो मैं चाहता हूं मेरे जूनियर जो मुलाजिम हैं, चाहे वो IPS के हैं, चाहे वो SPS के हैं, या सब इंस्पेक्टर हैं या कांस्टेबल हैं, वो महसूस करें कि हमारा जीवन लोगों के लिए बना है। जिस दिन हमने ट्रेनिंग ली और कसम खा ली संविधान की कि हम लोगों के लिए जिएंगे, लोगों के लिए रहेंगे, तो वो मरते दम तक की कसम है उसकी। एक दिन के लिए नहीं है कि भी नौकरी करी और इसके बाद आपने फारिग हो गए, नहीं, नौकरी मरते दम तक आपने कसम खाई है। तो उस संविधान की कसम को याद रखें, उस झंडे के तिरंगे की कसम को याद रखें कि हमने, चाहे वो फौजी हो और चाहे पुलिस अफसर हो, दोनों की ट्रेनिंग उस संविधान के झंडे के नीचे। जब भी सिपाही से लेके IPS पास होता है तो झंडे को टच करता हुआ मैं इस तिरंगे की मरते दम तक रक्षा करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं तिरंगे में लिपट के जाऊं। ये उसके लिए बहुत बड़ी वरदान की बात होती है।